जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे पवित्र और अलौकिक ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे प्रमुख धाम भी है। हिमालय की गोद में बसी केदारनाथ घाटी, जहां पर महादेव साक्षात विराजमान हैं और यहीं पर सर्वप्रथम पांडवों को दर्शन देकर स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या टेंट कहां पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इनके क्या चार्जेस रहते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सकें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर इस अलौकिक यात्रा को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, केदारनाथ धाम आने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो एक एक करके सभी बातों को बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं। आप अपनी ये पावन यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू कर सकते हैं। आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक बस या ट्रेन से बहुत ही आराम से आ जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है और बस स्टैंड के बाहर से केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड के लिए बसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर बसेस सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हैं और लास्ट बस आपको सुबह 9 से 10 बजे तक ही मिलती हैं। अगर जल्दी सुबह बस से जाना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आप एक दिन पहले या फिर पहले से ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में किराया डबल लगता है। बस स्टैंड के पास ही टैक्सी स्टैंड भी बना है, जहां से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। हरिद्वार से सीतापुर की दूरी लगभग 225 किलोमीटर की है। बस में इस दूरी के लिए 550 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 800 से 1000 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले 6000 से 7000 एक साइड का लेते हैं। रास्ते पहले से काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। इस सफ़र में आप देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखते हैं। यहीं से मां गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। फिर श्रीनगर, माता धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, गुप्त काशी होते हुए बस से 8 से 9 घंटे में सीतापुर पहुंचते हैं। वहीं टैक्सी वाले आपको सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग में ड्रॉप करते हैं। सामने आप सोनप्रयाग की पार्किंग देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी खुद की कार को भी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग ही केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन भी स्कैन किया जाता है। यहाँ तक पहुँचने में आपको दोपहर या शाम हो जाती है, तो आप सोनप्रयाग में होटल ले सकते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग से 200 से 300 मीटर आगे आने पर गौरीकुंड के लिए बुलेरो मिल जाती हैं, जो 5 किलोमीटर दूरी के लिए 50 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें उस दिन शाम तक गौरीकुंड पहुंच जाएं और अपना रात का स्टे गौरीकुंड में ही करिए, क्योंकि सुबह 2 बजे से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में बोलेरो के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। यहाँ पर होटल्स की बात करें तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल्स थोड़े से महंगे मिलते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 2000 से 2500 में हो जाती है। वहीं डोरमेट्री आपको 600 से 800 के बजट में मिल जाती है। इसके अलावा सोनप्रयाग से पहले ही सीतापुर, रामपुर और फाटा में होटल्स 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से लोग शाम को सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंचकर तुरंत ही यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा एकदम ना करें, क्योंकि रात में यात्रा करने पर आपको बहुत परेशानी होगी। तो रात में अपने होटल में आराम करने के बाद सुबह 4 से 5 बजे साइड यात्रा शुरू करें। दोस्तों, गौरीकुंड में प्राचीन गौरी माता मंदिर और गर्म कुंड भी है। भक्त कुंड में स्नान और माता के दर्शन करके इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। गौरी कुंड से ही केदारनाथ की असल यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड मार्केट और घोड़ा पड़ाव पार करके आप यात्रा के प्रवेश द्वार पर आ जाएंगे। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौरी कुंड से
केदारनाथ तक की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल, घोड़े, पिट्ठू या पालकी से कर सकते हैं। घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 3500 रुपये, पिट्ठू वाले वजन के हिसाब से 4000 से 7000 रुपये और पालकी वाले 7000 से 9000 रुपये चार्ज करते हैं। आप बहुत से झरनों और प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए जंगल चट्टी को पार कर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके भीमबली आ जाएंगे। जंगल चट्टी और भीमबली में रुकने के लिए GMVN के टेंट्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग रामबाड़ा पहुँच चुके हैं और अब मंदाकिनी नदी पर बने पुल को पार करके दूसरी पहाड़ी पर आ जाएंगे। दोस्तों, रामबाड़ा से आगे यात्रा और कठिन हो जाती है क्योंकि यहाँ से आगे एकदम खड़ी चढ़ाई है और अब आपको पहले से ज़्यादा थकान भी लगेगी। तो आप रुकते रुकाते, खाते पीते ही आगे की यात्रा करते रहें। रास्ते में जगह जगह हेल्थ केयर सेंटर भी बने हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए पूरे रास्ते शॉप्स मिल जाती हैं। आप जितना ऊपर बढ़ेंगे चीज़ों के रेट्स उतना ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको बीच रास्ते में चलने में परेशानी महसूस हो तो आप रास्ते में भी घोड़ा या पिट्ठू कर सकते हैं। आप छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, रास्ते में जगह जगह शॉर्टकट्स हैं, लेकिन आप इनका प्रयोग एकदम ना करें क्योंकि इनका प्रयोग करने पर आपको थकान बहुत जल्दी होगी। दोस्तों, केदारनाथ जी में दर्शन करने का अनुभव जितना खास रहता है उतने ही यहाँ तक पहुँचने के रास्ते शानदार और प्यारे हैं। आपको जगह जगह बर्फ के बीच से गुजरना होता है। दोस्तों, कहते हैं जब मंजिल बहुत बड़ी हो तो रास्ते हमेशा कठिन मिलते हैं। तो उन्हीं कठिन रास्तों को पार करते हुए 8 से 10 घंटे में आप केदारनाथ बेस कैंप पर आ जाएंगे। यहीं पर घोड़ा पड़ाव है। घोड़े वाले यहीं पर ड्रॉप करते हैं और यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर रह जाती है और ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता एकदम नॉर्मल है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत से प्राइवेट टेंट्स लगे हुए हैं जिनकी स्टार्टिंग 400 रुपये से हो जाती है। इसके अलावा आप GMVN के नंदी कैंप या पुल को पार करके GMVN के शिवालिक टेंट में भी रुक सकते हैं। GMVN के टेंट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इनके चार्जेस 1000 रुपये पर पर्सन रहते हैं और डिनर साथ में मिलता है। वहीं यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हैं। 4 बेड की स्टार्टिंग 12,000 से 15,000 रुपये में हो जाती है। भीड़ के हिसाब से इनके रेट्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचेंगे आपको दर्शन के लिए टोकन लेना होता है। पुल के पहले ही टोकन काउंटर बना हुआ है। शुरुआती दिनों में भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपको 7 से 8 घंटे बाद या अगले दिन का स्लॉट मिलता है। तो आप शाम को अपने टेंट में आराम करें और अगली जल्दी सुबह 3 बजे साइड लाइन में लग जाइए। आप जितना लेट होंगे भीड़ आपको उतना ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए लाइन में लगकर हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में महादेव विशाल शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान हैं। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो बाबा ने आपको अपने धाम में बुलाया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप 12 से 1 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो आपको गर्भगृह में स्पर्श दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद में दूर से ही दर्शन कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं या फिर VIP दर्शन करना चाहते हैं तो आप 1100 में VIP टोकन भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर विशेष पूजन भी कराना चाहते हैं तो मंदिर के पास में ही काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। आप टोकन लेकर मंदिर में जल अभिषेक और विशेष पूजन भी करा सकते हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो शुरुआती दिनों में भीड़ होने के कारण सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल दिनों में सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दर्शन होते हैं। तो चलिए बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे आ जाएंगे।
यहाँ पर विशाल भीमशिला स्थापित है। दोस्तों 2013 में आई भयंकर आपदा के समय यह शिला पहाड़ों से गिरते हुए मंदिर के एकदम पास आकर रुक गई, जिससे पानी का तेज बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया। मंदिर के आसपास जो कुछ था सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आप भीमशिला के दर्शन और पूजन जरूर करें। यहाँ से 50 मीटर दूरी पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य स्थल है। आप वहाँ पर भी जाकर प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर श्री भैरवनाथ मंदिर भी स्थापित है। आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन करके इस पावन यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध भोजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पर है। नीचे से सामान लाने पर यहाँ पर रेट्स बढ़ जाते हैं। तो खाना पीना और कुछ देर आराम करने के बाद अब हम लोग नीचे के लिए वापसी करेंगे। फिर आप अपने घर या यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों इस पावन यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो आप चार धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार या ऋषिकेश से ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस भी चलती है। अभी 22 अप्रैल से 15 जून तक की बुकिंग हो चुकी है। इसके अलावा आप आगे की अपडेट्स और बुकिंग के लिए heliyatra.irctc.co.in से अपडेट्स लेते रहें। इस वेबसाइट के अलावा और किसी वेबसाइट से बुकिंग्स नहीं होती हैं। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए 12,762 रुपये, फाटा से 10,164 और सिरसी से 6,390 रुपये का चार्ज रहता है। ये चार्जेस राउंड ट्रिप के हैं, वन साइड की अलग से बुकिंग नहीं होती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो इस बार 22 अप्रैल को 6 महीने के लिए दीपावली तक बाबा के कपाट खुले रहेंगे। तो आप 22 अप्रैल से 15 जून तक या फिर लास्ट सितंबर और अक्टूबर में यहाँ का प्लान बना सकते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप उस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। बात करें आपको इस पावन यात्रा का कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से आने और वापस हरिद्वार तक जाने के लिए आप कम से कम 4 से 5 दिनों का प्लान जरूर बनाएं। बात करें बजट की, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 6,000 से 7,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों केदारनाथ में मौसम हमेशा ही ठंडा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता है, तो आप अपने साथ में अच्छे वाले गर्म कपड़े, ट्रैक करने के लिए अच्छे शूज, रेनकोट, पावर बैंक, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए कपूर, यात्रा के दौरान कम से कम और ज़रूरी सामान ही ऊपर ले जाएं। इसके अलावा आप अपने साथ में कैश जरूर रखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से बताने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपके वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनको अगले वीडियोस में जरूर शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।